हेलो फ्रेंड्स, आप लोग हैं टारगेट विद शुभी चैनल पर विद शुभी मिश्रा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को पता चल ही गया है कि हम लोग पढ़ने वाले हैं आज भूगोल। भूगोल क्यों? क्योंकि इस टाइम हम लोगों का जो भूगोल है फ्रेंड्स, वो पूरी तरह से बिगड़ चुका है। रीज़न क्या है उसके पीछे? कोरोना फ्रेंड। जो हम लोगों के देश में एक कोरोना नाम का दोस्त आ गया है, जो कि दोस्त तो नहीं है तो वो दुश्मन हमारा, लेकिन वो क्या कर रहा है, हम लोग का दोस्त बन रहा है, जिसके कारण हमारे देश में हो गया है लॉकडाउन। और इस लॉकडाउन के टाइम में हम लोग बहुत ही ज़्यादा ट्रबल कर रहे हैं। तो इस ट्रबल को क्यों ना, मैंने सोचा कि हम लोग कुछ ऐसा करते हैं जो कि प्रोडक्टिव हो और हम लोग अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकें। एज वी नो 69,000 वैकेंसी हो गई है क्लियर, और उसके साथ ही साथ हम लोगों के सामने लेखपाल की भी वैकेंसी आने वाली है। ये कब आएगी, क्या होगा, कुछ भी पता नहीं है दोस्तों। लेकिन क्या हम लोगों को ऐसे में अपनी पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए? हम लोगों को अपनी तैयारी करते रहना चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स के लिए कभी भी कंपटीशन ख़त्म नहीं होता है। हम लोग हैं कॉम्पिटिटर्स, और हम लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें और साथ ही साथ अपने टाइम को पूरी तरह से यूटिलाइज करें इस लॉकडाउन पीरियड में। अगर हम लोग ऐसा नहीं करते हैं तो वो लोग जो अपने टाइम को पूरी तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमसे आगे निकल जाएंगे। तो सभी भाई बंधुओं और सभी दोस्तों, सभी फ्रेंड्स के साथ को मेरा यही कहना है कि हम लोगों को अपने इस लॉकडाउन पीरियड, अपने इस कोरोना पीरियड का पूरा पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए, और हम लोगों को अपनी पढ़ाई को ज़ोरों शोरों से करना चाहिए। जिससे होगा क्या कि जब एक बार हमारे सामने वैकेंसी आएगी तो हम लोग उसके लिए पूरी तरह से प्रिपेयर्ड होंगे, एंड वी विल फाइट एज अ वॉरियर। तो इसके साथ ही मैं आप लोगों को एक और अच्छा सा डायलॉग मार देती हूँ ताकि आप लोगों को मज़ा आ जाए। तो जैसा कि दशरथ मांझी ने कहा था, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बस इसी डायलॉग के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, जो कि है भूगोल। और ये जो है भूगोल, इसके बारे में हम लोगों को सब कुछ जानना है, क्योंकि हर टॉपिक से इस टाइम जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, चाहे वो वर्ल्ड ज्योग्राफी हो या हमारी हो इंडियन ज्योग्राफी। हमें सभी के बारे में डीप स्टडी करनी है। अब जो क्वेश्चंस का पैटर्न है वो पूरी तरह से बदल चुका है। जहां पहले हमारे पास क्वेश्चन के पैटर्न्स बहुत ही इजी रहा करते थे, आज के टाइम में क्वेश्चंस ऐसे ऐसे सुरंगों से खोद के निकाले जाते हैं कि हम लोगों को पता भी नहीं चलता कि आखिर उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, जिससे क्या हो जाए, हम लोग अपने आप को बढ़िया से प्रिपेयर कर सके, ताकि हम लोगों का रिजल्ट कहीं से भी चूकने ना पाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं भूगोल। भूगोल में आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड है क्या? ब्रह्मांड अंतरिक्ष में स्थित एक शून्य है, जिसके आसपास, जिसमें क्या थी, एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति थी, जिसमें इतनी ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण शक्ति थी कि उसने अपने आसपास के जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि अंतरिक्ष, और अंतरिक्ष में एक ऐसा शून्य पदार्थ जो कि जिसमें इतनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति थी कि उसने अपने आसपास की चीज़ों को ऐसा अट्रैक्ट कर लिया कि क्या हो गए, वो जो सारी चीज़ें थी वो एक जगह आकर जुट गई। और ये जो चीज़ें जुटी, उनसे हुआ क्या कि उस पदार्थ में वो जो वस्तुएं सारी की सारी एक साथ एकजुट हो गई। इसके कारण उसमें ऊष्मा, ऊर्जा और घनत्व बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बढ़े, और फिर हुआ एक बहुत ही बड़ा विस्फोट। और उस विस्फोट के कारण क्या हुआ, जो पदार्थ थे वो पूरी तरह से इधर उधर छितर बितर हो गए, और इससे क्या हुआ, हमारे ब्रह्मांड की हुई उत्पत्ति। अब दोस्तों, ये तो हो गया एक छोटा सा ओवरव्यू। अब हम लोग आ जाते हैं वापस से अपने ही पॉइंट्स पे, जो कि मेरी कॉपी में लिखा हुआ है। तो देखते हैं दोस्तों, हुआ ऐसा कि हमारा भूगोल, भूगोल है क्या चीज़, पहले इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो भूगोल एक विज्ञान है, जिसके बारे में पूरी तरह से साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ें ही मानी जाती हैं, अदरवाइज इनको नहीं माना जाता। तो क्या है भूगोल? भूगोल है क्या? तो भूगोल वो है दोस्तों, जो मानव और उसके पर्यावरण के मध्य जो संबंध होते हैं उनके बारे में अध्ययन करता है, उसे ही भूगोल कहते हैं। और हमारा जो धरातल है, मतलब हमारी जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी के जो समस्त घटनाएं घट रही हैं उस टाइम पे, जो हमारे पृथ्वी पर जो घटनाएं घट रही हैं, उन घटनाओं के जो विषय वस्तु हैं, उस विषय वस्तु के बारे में जो भी अध्ययन किया जाता है वो भूगोल के अंतर्गत ही किया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है,
अब आगे देखते हैं भूगोल। इसलिए हमारा जो भूगोल है इसको कितने भागों में बांटा गया है, तो हमारे भूगोल को कुल 2 भागों में बांटा गया है, पहला भौतिक भूगोल और दूसरा मानवीय भूगोल। एज वी नो कि भौतिक मतलब होता है फिजिकल। फिजिकल का मतलब क्या होता है, कोई भी फिजिकल कंपोनेंट जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ऐसी चीज़ों को क्या कहते हैं, फिजिकल बोलते हैं। तो फिजिकल कंपोनेंट के बारे में हमारी धरती, हमारी धरती, हमारे द्वारा छुई जाने वाली कोई भी वस्तु, पेड़ पौधे, जंतु, जीव, और इसके अलावा हमारा जो और भी चीज़ें होती हैं उनके बारे में जो भी अध्ययन किया जाता है वो भौतिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ आता है मानव भूगोल। मानव भूगोल क्या है, मनुष्य और पृथ्वी के बीच जो संबंध होते हैं उनके बारे में जो अध्ययन किया जाता है दोस्तों, वो मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। अब जहाँ से हम लोगों की स्टोरी हुई थी शुरू, तो शुरू इस तरह से हुई थी हमारी स्टोरी कि हम लोग पढ़ने वाले थे ब्रह्मांड के बारे में। ये तो छोटा मोटा बस ऐसे ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे चीज़ों को। तो देखते हैं ब्रह्मांड का वैज्ञानिक नाम क्या है, ब्रह्मांड का वैज्ञानिक अध्ययन हमारा पहला ही क्वेश्चन जो कि बनता है हमारे, ये जनरली ज्योग्राफी में पूछा जाता है या फिर आपके बायोलॉजी में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ऐसे लॉजी टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे बायो में भी पूछे जाते हैं। तो ब्रह्मांड का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, कॉस्मोलॉजी कहलाता है। इसके आगे देखते हैं हमारा जो ब्रह्मांड है उसमें जब वो ब्लास्ट हुआ उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारी ऐसी आकाश गंगाएं बन गईं। कितनी हैं, 100 अरब से भी ज़्यादा आकाश गंगाएं हमारे ब्रह्मांड में स्थित हैं। जिन आकाश गंगाओं में अब जब बनी आकाश गंगा तो उस आकाश गंगा में भी कुछ होगा, ज़रूर होगा। और उन आकाश गंगाओं में क्या क्या था, ग्रह, उपग्रह, हमारा सूर्य, उल्का पिंड, ये सभी क्या थे, हमारी आकाश गंगा में थे। जो सूर्य था उनका एक मंडल बना जिसे सौर मंडल के नाम से जाना जाता है, और ये सभी चीज़ें कहाँ पर थी, तो हमारी आकाश गंगा में ही सम्मिलित थी। दोस्तों आगे देखते हैं आगे क्या कहा गया है। तो ब्रह्मांड का न तो केंद्र है। अब यार देखो ये सर्कल है, एक मिनट देखिए ये सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल का आपको कहीं पॉइंट दिख रहा है, कोई केंद्र दिख रहा है? इसके अलावा नहीं इसका इधर कोई छोर है, नहीं इसका इधर कोई छोर है। गोल मतलब गोल, लड्डू गोल, तो इसलिए न ही इसका कोई केंद्र है और न ही इसका कोई किनारा है, ठीक है। ये आइंस्टीन के सापेक्षता के विशिष्ट सिद्धांत के आधार पर समस्त स्थान एवं गुरुत्व के कारण एक अंतहीन चक्र के रूप में आबद्ध है। मतलब ये अंतहीन चक्र है। अंतहीन चक्र इन सेंस इसका कोई अंत है, इसको चाहे आप कितनी बार भी घुमाते रहो इसका कोई अंत है नहीं, तो इसलिए ये क्या है, ये एक अंतहीन चक्र के रूप में है। अब देखते हैं आगे। तो हमारा जो ब्रह्मांड है इसकी उत्पत्ति के कुल 3 सिद्धांत आते हैं हमारे पास। कौन कौन से सिद्धांत हैं देखते हैं। पहला सिद्धांत है सतत उत्पत्ति का सतत सृष्टि का सिद्धांत। सतत सृष्टि मतलब जो सतत रूप से सृष्टि चल रही है उसके बारे में अगर कहा जाए तो वो सतत सृष्टि का सिद्धांत था, जो कि थॉमस गोल्ड और हरमन बॉन्डी के द्वारा दिया गया। थॉमस गोल्ड और हरमन बॉन्डी के द्वारा, ऐसे याद कर लेते हैं। गोल्ड बॉन्ड, हमारे पास जो गोल्ड बॉन्ड है इस टाइम क्या चल रहा है, गोल्ड टाइम चल रहा है। और गोल्ड टाइम का मतलब क्या है, जब गोल्ड बॉन्ड हमारे पास रहेंगे तभी तो हमारी सृष्टि चलती रहेगी, चलेगी कि नहीं। तो क्या हो गया, सतत सृष्टि का सिद्धांत गोल्ड बॉन्ड, सतत सृष्टि का सिद्धांत गोल्ड बॉन्ड। अब आगे देखो आगे क्या कहा गया। इसके बाद आता है संकुचन और विमोचन का सिद्धांत। संकुचन मतलब किसी चीज़ का ऐसे सिकुड़ जाना, और विमोचन मतलब फैल जाना। तो संकुचन और विमोचन का सिद्धांत किसने दिया, तो एलन संडेस ने। एलन संडेस ने दिया, तो हम लोग डायरेक्ट संडे याद कर लेते हैं, ठीक है। संडे, संकुचन और विमोचन का सिद्धांत किसने दिया, तो संडे ने। फाइन। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी से ही क्वेश्चन हमारे बनते हैं, ठीक है। तो इससे जो क्वेश्चन बनेंगे वो कुछ इस तरह से बनेंगे, देखते हैं। देखिए महाविस्फोटक सिद्धांत। महाविस्फोटक सिद्धांत अभी जो मैं आप लोगों को बता रही थी कि बहुत बड़ा सा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, और उस बॉम्ब ब्लास्ट में क्या हो गया, तो बहुत सारे जो तत्व थे वो जगह जगह बिखर गए, और उन तत्वों के बिखरने के कारण हमारा क्या हो गया, एक थ्योरी का हमारे उन गैलेक्सियों का निर्माण हुआ और हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, ठीक है। तो अब ये बिग बैंग थ्योरी दी किसने थी, तो जॉर्ज लेमेंटेयर ने। मेरा ये जो मैंने लिखा है वो क्लियर आपको नहीं दिख रहा होगा, 1927 में जॉर्ज लेमेंटेयर ने दी थी आपको, 1927 में। अब आगे क्या होता है, 1927 में जॉर्ज लेमेंटेयर ने दे तो दी थी, लेकिन
इसके बारे में जो डिटेल डिस्कशन किया वो किसने किया? रॉबर्ट वैगनर ने। रॉबर्ट वैगनर ने, किसने? रॉबर्ट वैगनर। अब रॉबर्ट वैगनर ने जब इसके बारे में डिटेल डिस्कशन कर दिया तब उन्होंने बताया क्या क्या, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। और ये कब बताया, कब उन्होंने? तो 1967 में। 2767, 40 साल के बाद उन्होंने बिग बैंग थ्योरी के बारे में डिटेल में हमको बताया कि हाँ भैया ये हुआ था। अब आगे देखो तो हुआ क्या क्या था वो देख लेते हैं। देखिए, जॉर्ज लेमेंटेयर ने महाविस्फोटक सिद्धांत दिया और रॉबर्ट वैगनर ने बताया कि 15 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांडीय पदार्थ अत्यंत सघन पिंड रूप में था। मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया। वही चीज़ को इसमें जो थोड़े से टफ वर्ड्स में बताया गया कि 15 अरब वर्ष पूर्व क्या हुआ था, जो हमारे ब्रह्मांड का पदार्थ था जो एक शून्य था, उससे क्या हो रहे थे, सारे के सारे पदार्थ आकर एक साथ मिल रहे थे। और मिलने के बाद क्या होता है, जब वो एकदम सघन मतलब क्या, घनत्व, घना। सघन मतलब क्या, घना। हम लोग बोलते हैं ना बाल घने, तो क्या मतलब इसका, बाल घने चाहिए, कुछ भी घना, तो घने वन बोलते हैं ऐसा। तो यही सघन का मतलब क्या होता है, डेंसिटी, मतलब कि घना, सघन। इसके बाद क्या हो गया, वो जब सघन सारे के सारे जो पिंड थे वो एक साथ आकर मिल गए, और फिर उसके बाद क्या हुआ, जब ऊर्जा और ऊष्मा का मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, ऐसे में क्या होता है, एक बहुत ही बड़ा विस्फोट। और इस विस्फोट के बाद क्या हो गया, इस विस्फोट के बाद हुआ ये कि जो पदार्थ थे वो चारों तरफ फैल गए। और ये पदार्थ जो थे वो चारों तरफ फैलने के बाद किसके रूप में हो गए, विविध गैलेक्सियों के रूप में हमें दिखाई देने लगे। आज करोड़ों वर्षों के बाद भी ब्रह्मांड फैल रहा है। हमारा जो ब्रह्मांड है वो अब भी फैल रहा है, लेकिन इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, मतलब इसमें इतनी ज़्यादा ग्रेविटी है, इतना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, जिसके कारण क्या है, ये जो पिंड है आपस में एक दूसरे से क्या है, सटे हुए हैं, मतलब कि लगे हुए हैं, स्थिर अवस्था में हैं। खगोल वैज्ञानिक आज तक इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि हमारा ब्रह्मांड बंद है, मतलब हमारा जो ब्रह्मांड है वो बंद है या खुला है। बंद का मतलब क्या होता है, इसका फैलाव अनंत बंद हो जाएगा या सिकुड़ना आरंभ होगा। मतलब कि बंद होने का क्या मतलब है, हमारा जो ब्रह्मांड है उसका फैलाव एक टाइम के बाद अब बंद होगा या सिकुड़ना आरंभ हो जाएगा। मतलब कि वहाँ पे वो रुकेगा या और सिकुड़ता चला जाएगा, फिर वो उसी शून्य के रूप में चला जाएगा, या फिर खुला हुआ है। खुला का अर्थ है इसका विस्तार क्या होगा, होता रहेगा। ठीक है, इसके बारे में अभी तक हम लोगों को कुछ भी आइडिया नहीं है। अब आगे देखते हैं। अब ये हो गया हमारा ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में मेनली आप लोगों के लिए जो टॉपिक रहता है वो बिग बैंग थ्योरी रहता है, और बिग बैंग थ्योरी जो दी थी वो जॉर्ज लेमेंटेयर ने दी थी, 1927 में दी थी। इसके अलावा जो इसके बारे में जो व्याख्या की थी वो रॉबर्ट वैगनर ने की थी, और रॉबर्ट वैगनर ने कब की थी, तो 1967 में की थी। दोस्तों, जो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, और प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा, बताइएगा कि मतलब क्या प्रॉब्लम हो रही है और मैं कहाँ गलतियाँ कर रही हूँ। तो आई विल ट्राई टू कि मतलब किस तरह से मैं उन गलतियों को ना करूं और सही तरीके से हम लोग डिस्कशन कर सकें। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या बताया गया है, आकाश गंगा। आकाश गंगा क्या है, गैलेक्सी। जो मैंने आपको अभी बताया ना, सारा का सारा हमारा जो उस शून्य से जो सामान बिखरा, वो चीज़ें जो बिखर के इस तरह से फैली, वो क्या बन गई, आकाश गंगा बन गई। और एक ही पूरी दुनिया में एक ही आकाश गंगा नहीं है, हमारी पूरी जो दुनिया है, हमारा जो ब्रह्मांड है उसमें करोड़ों आकाश गंगाएं हमारी ही आकाश गंगा की तरह हैं। ठीक है, तो उस आकाश गंगा में क्या होता है, हमारी आकाश गंगा की तरह करोड़ों आकाश गंगाएं स्थित हैं। आकाश गंगा तारों और निहारिकाओं और अंतर तारकीय पदार्थों का एक समूह है। आकाश गंगा क्या है हमारा, तो आकाश गंगा है हमारा तारों, निहारिकाओं और अंतर तारकीय पदार्थ। मतलब कि जो तारे होते हैं और जो निहारिका होती है मतलब नेबुला। ठीक है, और अंतर तारकीय पदार्थों का क्या है, समूह है। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं, एक आकाशगंगा करोड़ों तारों का परिवार होता है। एक आकाशगंगा में कितने तारे होते हैं, करोड़ों तारे होते हैं। जैसे कि हमारी जो आकाशगंगा है, जिसको आकाशगंगा को दुग्ध मेखला या मिल्की वे के नाम से जाना जाता है। हमारी जो आकाशगंगा है वो क्या है, दुग्ध मेखला या मिल्की वे। इसका जो सबसे चमकदार तारा है वो सूर्य है। सूर्य एक तारा है। क्यों, सूर्य
सबसे चमकदार, हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? तो सूर्य है। आगे देखते हैं। ये गुरुत्व के कारण आपस में एक दूसरे को रोके रखती हैं। ये जो हमारा जो आकाशगंगा है, इसमें इतनी ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण शक्ति है जिसके कारण क्या है, ये सारे के सारे जो तारे हैं इनको क्या करती हैं, आपस में एक साथ में जोड़े रखती हैं। अब आगे देखते हैं। आकाशगंगा गैस धूल के साथ तारों से संगठित है। मतलब गैस और धूल के साथ क्या है, हमारी आकाशगंगा तारों से संगठित है। और हमारी जो आकाशगंगा है उसके कुल 3 प्रकार हैं। प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है सर्पीलाकार, जो कि हमारी आकाशगंगा का शेप है, ठीक है। लेकिन अब ये पूरी तरह से क्लियर नहीं है, ये सिर्फ सर्पीलाकार ही नहीं है, मैं आपको बताऊंगी कि आगे हम लोग की जो आकाशगंगा है उसका शेप कैसा है। इसके अलावा है दीर्घ वृत्ताकार लाइक ओवल, ठीक है। और इसके अलावा जो तीसरा है वो अव्यवस्थित मतलब उसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति की कमी होगी, जिसके कारण क्या है, वहां पे जो तारे हैं, जो नेबुला हैं, ये सब क्या हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हैं। हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी, देखिए अभी मैंने आपको जो बताया वो इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी दुग्ध मेखला या मिल्की वे के नाम से जानी जाती हैं। हमारी जो आकाशगंगा है उसे मंदाकिनी दुग्ध मेखला या फिर मिल्की वे के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा हमारी जो आकाशगंगा है उसकी जो आकृति है वो कैसी है, तो वो है सूर्य की 2 भुजा में स्थित है। सॉरी, आकृति क्या है, 1 मिनट। हाँ फ्रेंड्स, तो कहाँ पे थे हम लोग? तो हमारी जो आकाशगंगा है उसकी जो आकृति होती है वो सर्पीलाकार ही होती है, ठीक है। जो आकृति होती है वो तो सर्पीलाकार होती है, लेकिन इसकी कुल 3 भुजाएं होती हैं, ठीक है, 1, 2 एंड 3। इसकी कुल 3 भुजाएं होती हैं, जिसमें जो हमारा सूर्य है वो कौन सी भुजा में स्थित है, तो वो हमारा दूसरी भुजा में स्थित है। आकाशगंगा की दूसरी भुजा में हमारा सूर्य स्थित है। इसके अलावा हमारा जो सूर्य का व्यास है, सूर्य का व्यास क्या है, 1,00,000 प्रकाश वर्ष, ठीक। अब थोड़ा सा सूर्य के बारे में और आकाशगंगा का थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं, वो देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है, तो सूर्य जो केंद्र से 2/3 बाहर की ओर स्थित है, आकाशगंगा का एक चक्कर लगभग 2,250 लाख वर्ष में लगाता है। हमारा जो सूर्य है वो हमारी आकाशगंगा से 2/3 बाहर की ओर स्थित है। केंद्र की मतलब हमारी जो आकाशगंगा है, जैसे सपोज ये आकाशगंगा है, इसके केंद्र के 2/3 बाहर की ओर स्थित है। मतलब कि 2/3 पार्ट मान लो, 1, 2 और 3, इसका 1/3 जो 2/3 पार्ट होगा उसके थोड़ा सा क्या है, ये बाहर की ओर, मतलब इस साइड में समथिंग ये स्थित होगा। और इसके अलावा ये जो चक्कर लगाता है इसको टाइम कितना लग जाता है, तो 2,250 लाख वर्ष का समय हमारे जो सूर्य होता है उसको चक्कर लगाने में लगता है। इसके अलावा सूर्य की आयु की गणना उसके द्वारा उसने लगभग 30 चक्कर लगा लिए होते हैं, उसके आधार पर किया जाएगा। मतलब कि जब ऐसा जो ये 2,250 लाख वर्ष का जो एक चक्कर होता है सूर्य का, ऐसा करने पर वो 3 बार जब ऐसा कर ले, 30 बार ऐसा कर लेगा, तब उसका जो है जीवन काल पूर्ण हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्या बताया गया है। तो ऐसा बोला गया है कि हमारी आकाशगंगा का जो पड़ोसी है वो कौन सा है, देवयानी, जिसको क्या बोला जाता है, तो एंड्रोमेडा या फिर देवयानी। हमारी आकाशगंगा का जो पड़ोसी आकाशगंगा है, हमारी आकाशगंगा का, जैसे सपोज हमारी आकाशगंगा ये है, तो इसका पड़ोसी जो आकाशगंगा है वो कौन सा है, देवयानी। मतलब कि हमारा दुग्ध और इनका देव, ठीक। तो इसलिए क्या है, हमारी जो आकाशगंगा है इसका नाम है मंदाकिनी भी कहते हैं ना हमारी आकाशगंगा को। इसके अलावा इनको क्या बोलते हैं, तो देवयानी, ठीक। फिर उसके बाद क्या होता है, आगे देखते हैं। और नवीनतम आकाशगंगा कौन सी है, तो डॉर्फ। नवीनतम आकाशगंगा कौन सी है, ड्वार्फ। आगे निहारिका को इंग्लिश में बोलते हैं नेब्यूला। निहारिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेब्यूला बोलते हैं, ठीक है। आकाशगंगा में स्थित धूल गैस के बादल, यदि गैस उद्दीप्त होता है, मेघ सीधे प्रतिबिंबित होते हैं अथवा अधिक दूरी की वस्तुएं प्रकाश को ढक लेती हैं, तो निहारिका दिखाई देती हैं। निहारिका का निर्माण हाइड्रोजन और हीलियम संगठकों से होता है। हमारी जो निहारिका है उसका निर्माण कैसे होता है, तो हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर होता है।
ठीक, हाइड्रोजन और हीलियम के मिलने से क्या होता है, हमारी निहारिका का निर्माण होता है। अब आगे देखते हैं। यही इंपॉर्टेंट मुझे पॉइंट आप लोगों को बताना था हमारी आकाशगंगा से रिलेटेड। तो क्या बताया गया है हमारी आकाशगंगा से रिलेटेड, हमारी जो आकाशगंगा है वो 2005 में ऐसा बताया गया, स्पेंजर स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा ऐसा बताया गया कि हमारी जो आकाशगंगा है इसका जो रूप है, मतलब कि ये जो किस टाइप की है, तो ये दंड सज्जित सर्पिलाकार, मतलब बैरिड स्पाइरल है। ठीक है, बैरिड स्पाइरल शेप में है। अब हम लोग आगे आते हैं तो तारे, क्योंकि हमारी आकाशगंगा का एक महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं हमारे तारे, इसलिए इन तारों के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों। अब देखते हैं हम लोग तारे के बारे में। तारे के बारे में ऐसा क्या बताया गया है, तो देखते हैं। तारे ये उष्ण चमकती हुई गैस का भाग होते हैं जो निहारिका से उत्पन्न होते हैं। ये कैसे उत्पन्न होते हैं, तो हमारा जो नेबुला होता है जो हाइड्रोजन और हीलियम का बना होता है, क्योंकि हमारा जो तारे होते हैं वो भी हाइड्रोजन और हीलियम का ही मिक्सचर होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन, इसके अलावा और भी गैसें होती हैं, इनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी, तो इनका ही मिक्सचर होते हैं, इसलिए ये भी निहारिका से उत्पन्न होते हैं। आकार, द्रव्यमान और तापमान, आकार, द्रव्यमान और तापमान में सूर्य से व्यास में 450 गुना बड़े होते हैं। जहां हमको तारे बहुत ही छोटे दिखाई देते हैं, वहीं हमारे जो तारे होते हैं, क्योंकि सूर्य भी एक तरह का तारा है, वहीं दूसरी तरफ हमारे जो तारे हैं ये 450 गुना सूर्य से बड़े होते हैं। इनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1/20 से 50 से ऊपर होता है, मतलब सूर्य के 1/20 के 50 से ऊपर होता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या बताया गया है, तो बताया ऐसा गया है कि इसका जो धरातल का द्रव्यमान हो, मतलब तापमान जो होता है वो 3000 से लेकर 50,000 सेंटीग्रेड तक पाया जाता है। हमारे जो तारे होते हैं इनका जो तापमान है वो 3000 से लेकर 50,000 सेंटीग्रेड तक पाया जाता है। तारों का रंग, सबसे इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या बताया गया है, तो देखते हैं। यहाँ देखिए मैंने इंपॉर्टेंट का भी सिंबल लगाया है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। है क्या इसमें, तारों का जो रंग होता है और उनका जो तापमान होता है, तारों का रंग उनके तापमान पर निर्भर करता है और उनकी आयु का प्रतीक होता है। मतलब को जो तारों का जो रंग होता है वो बताता है, उनका जो तापमान होता है वो बताता है कि तारा कितने समय तक जीवित रहेगा या चलेगा। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि मतलब चेहरे की चमक चली गई, उसी तरह से कुछ तारों का भी होता है कि वो या छोटे में कैसे होते हैं, प्रोटोस्टार, फिर उसके बाद बड़ी अवस्था में कैसे होते हैं, फिर मृत अवस्था में किस तरह से न्यूट्रॉन स्टार या फिर कृष्ण वामन ब्लैक होल या फिर कृष्ण वीवर के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग तारे के बारे में आगे देखते हैं। तारा जितना चमकीला होता है उसकी आयु उतनी ही कम होती है। देख लो भाई, तारे में जितनी ही ज़्यादा चमक होती है उसकी आयु क्या होती है, उतनी ही ज़्यादा कम होती है। आगे देखते हैं। अब देखिए, यही मुझे आप लोगों को बताना था, क्या है इसमें पॉइंट, तो पहली चीज़, तारे जो हैं इनका जो निर्माण होता है, तारे जो होते हैं वो हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य तत्वों का मिक्सचर ही होते हैं। हमारे जो तारे होते हैं वो हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य तत्वों का मिक्सचर होते हैं, जिसमें हमारा जो हाइड्रोजन है, सॉरी आपको दिखेगा नहीं, 71% होता है हाइड्रोजन, 26.5% होता है हीलियम और अन्य तत्व पाए जाते हैं इसमें 2.5%। अब आगे की लाइन क्या बोलती है, आगे की लाइन ऐसा बोलती है कि तारे हाइड्रोजन और हीलियम के संलयन से बने होते हैं। तारे कैसे बने होते हैं, तो हाइड्रोजन और हीलियम के संलयन से हमारे जो तारे होते हैं वो बने होते हैं। तारे के विकास क्रम में जो प्रथम अवस्था होती है, मैंने अभी आपको बताया ना, जो तारे का विकास क्रम होता है उसमें जैसे सपोज बच्चा, तो जो बच्चा होता है वो जिस तरह से जो बच्चा होता है उसको शैशवावस्था और बाल्यावस्था में रहता है, उसी तरह से ये जो बच्चा तारा होता है इसको कहते हैं प्रोटोस्टार। बच्चे तारे को क्या बोलते हैं, प्रोटोस्टार। अब ये जो प्रोटोस्टार है इसके बाद क्या होता है, प्रोटोस्टार के बाद बच्चा बड़ा होगा, और जब बच्चा बड़ा होगा तो तारा बच्चा बड़ा होगा तो क्या होगा, उसका दूसरा चरण आएगा और उसकी मुख्य अवस्था में वो प्रवेश करेगा और सूर्य के आकार का
तारा बच्चा बड़ा हो गया और अब ये सूर्य के आकार का तारा इस अवस्था में, मतलब कि हमारा जो सूर्य है, सपोज हमारा जो, सॉरी, अब हमारा तारा बच्चा हो गया है बड़ा, और बड़े होने के बाद ये आता है दूसरे चरण में। दूसरा चरण मतलब उसकी मुख्य अवस्था, और मुख्य अवस्था में जब तारा बच्चा सूर्य के बराबर होता है, मतलब सन इतना बड़ा और तारा बच्चा भी इतना बड़ा। तो अगर ऐसी कंडीशन में होता क्या है, जब सूर्य मतलब जो तारा होता है वो सूर्य के बराबर हुआ, ऐसी कंडीशन में वो कितने दिन जीता है? 10 बिलियन, यहाँ पे बताया गया आपको 10 बिलियन वर्ष तक जीता है। इसके बाद तारे का जो हाइड्रोजन होता है वो क्या होने लगता है? नष्ट होने लगता है। तारे का हाइड्रोजन होने लगता है नष्ट, और अब वो पहुंचता है मृत्यु की ओर अग्रसर होता है। मतलब क्या हो जाता है? वो अपनी वृद्धावस्था में जाने लगता है। ठीक है, जिस तरह से अभी वो प्रौढ़ हुआ, अब वो कहाँ जाने वाला है? तो अब वो मृत्यु की ओर अग्रसर होने वाला है। किसी भी तारे का जो जीवन होता है, किसी भी तारे का जो जीवन होता है वो उसके आकार पर ही निर्भर करता है। मतलब कि जैसे उसका आकार अगर ज़्यादा बड़ा होने लगा तो ऐसी स्थिति में आप समझ जाइए कि वो तारे का जो जीवन है वो अब धीरे धीरे समापन की अवस्था में पहुंचने वाला है। सूर्य के आकार के तारे 10 बिलियन वर्ष तक होती है, लेकिन सूर्य से अगर 50 गुना बड़ा कोई तारा है, मतलब सूर्य से 50 गुना, और सोचो जो तारे का जो मतलब वो होता है, जो तारा होता है वो सूर्य से 450 गुना बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, सूर्य से 50 गुना बड़े जो तारे होते हैं उनकी जो आयु होती है 10 बिलियन जब इनकी है तो इनकी कुछ ही बिलियन होती है, मतलब 2 बिलियन 3 बिलियन ऐसे कुछ भी हो सकती है इनकी जीवन, मतलब जीवन काल जो होता है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आगे देखते हैं। आगे क्या बताया गया है? विकास की मुख्य अवस्था से निकलकर तारा वृद्ध अवस्था की ओर अग्रसर होता है। मैंने आपको अभी बताया कि तारा कहाँ जाता है, तो अब वृद्ध अवस्था की ओर अग्रसर हो रहा है। तारा जब वृद्ध अवस्था की ओर अग्रसर हो गया तब क्या हुआ, जिसमें उसकी बाहरी सतह फैलने लगी। तारे की जो बाहरी सतह फैल है वो अब फैल रही है, और जो तारा है हमारा वो क्या हो गया? ठंडा हो गया। तारा हमारा कैसा हो गया? तो ठंडा हो गया। अब जब तारा ठंडा हो गया और उसकी चमक जो है वो भी कम होने लगी, वृद्धावस्था में वैसे भी चमक कम हो जाती है, तो ऐसा ही कुछ तारों के हमारे साथ भी हो रहा है। ये हमारे जीवन के, मनुष्य के जीवन के ही सारे के सारे फंडा पे हमारे जो तारे हैं वो भी चल रहे हैं। सॉरी। और उसकी चमक कम होती जाती है। इस स्थिति को रक्त दानव या फिर सुपर रक्त दानव कहा जाता है। मतलब कि अब वो किस कंडीशन में पहुंच गया है, तो अब वो मरने की कंडीशन में पहुंच चुका है। रक्त दानव या सुपर रक्त दानव अवस्था क्रमशः नोवा और सुपरनोवा, नोवा और सुपरनोवा के पश्चात तारा अपने आकार के अनुरूप मृत्यु की 3 दशाओं को प्राप्त होता है। मतलब नोवा और सुपरनोवा क्या होता है, तो नोवा और सुपरनोवा एक प्रकार का ब्लास्ट है। नोवा और सुपरनोवा एक प्रकार का क्या है? ब्लास्ट है, जो कि तारों के अंदर अब हो गया। जैसे तारा बहुत बड़ा हो गया, अब वो रक्त दानव अवस्था या सुपर रक्त दानव अवस्था में पहुंच गया। ऐसी स्थिति में क्या हुआ, तो तारों में एक ऐसी कंडीशन आई जहां पर नोवा और सुपरनोवा मतलब एक तरह का ब्लास्ट हुआ, और उनका जो बचा हुआ शेष भाग है वो तरह तरह से अपनी मतलब स्थिति को प्राप्त करता है। मतलब लास्ट कंडीशन को किस तरह से प्राप्त करता है इसके बारे में देखते हैं। तो इसमें पहला बताया गया है कृष्ण वामन अवस्था, दूसरा है न्यूट्रॉन स्टार, और तीसरा है कृष्ण वीवर। कृष्ण वीवर या फिर, एक मिनट, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं फिर देखते हैं। देखिए क्या है, पहला है कृष्ण वामन अवस्था, दूसरा है न्यूट्रॉन स्टार, और तीसरा है कृष्ण वीवर। कृष्ण वीवर को ही कहते हैं क्या? ब्लैक होल। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? ब्लैक होल बोलते हैं। अब आगे देखते हैं। जो तारा है हमारा वो इन तीनों में से किसी एक स्थिति को प्राप्त करता है।
अब जो तारा है वो किस किस स्थिति में और कैसे कैसे मतलब कि अपनी मृत्यु को प्राप्त करता है और कौन कौन सी स्थिति में हो सकता है, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सूर्य सदृश छोटे तारे। सूर्य सदृश छोटे तारे मतलब सूर्य से छोटा तारा। सूर्य ये है और तारा इससे इतना छोटा। सूर्य से छोटा तारा जो होता है मतलब जब उसमें रक्त दानव स्थिति के बाद, जब सूर्य से छोटा तारा है तो उसमें रक्त दानव, जब बड़ा है तो सुपर रक्त दानव, ठीक है। तो रक्त दानव अवस्था के बाद, नोवा विस्फोट के बाद यदि अवशेष सौरिक द्रव्यमान का, एक मिनट, सौरिक द्रव्यमान का 1.44 गुना, कितना, 1.44 गुना के अंदर होता है, ठीक है, कि क्या होता है, अंदर होता है। जब ऐसा होता है कि जो हमारा सौरिक द्रव्यमान है वो 1.44 के अंदर होगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो तारा है वो श्वेत वामन बनेगा। क्या बनेगा, श्वेत वामन बनेगा और अंत में वह कृष्ण वामन बनकर अपनी मृत्यु के मतलब मृत्यु की स्थिति को प्राप्त करता है। अब वहीं दूसरी तरफ हम लोग जब देखते हैं तो जो दूसरा होता है वो मध्यम आकार का तारा। मध्यम आकार का तारा मतलब सूर्य से बड़ा तो नहीं होगा लेकिन हाँ मध्यम आकार में होगा। इसमें क्या होता है, तो सुपर रक्त दानव अवस्था के बाद जब सुपर नोवा विस्फोट होता है, सुपर, देखिए ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, तो सुपर रक्त दानव अवस्था के बाद जब सुपर नोवा विस्फोट के बाद जो अवशेष है वो 1.44 सौरिक द्रव्यमान से 3 सौरिक द्रव्यमान तक रहने वाले तारे जो कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, न्यूट्रॉन तारे कहलाते हैं। मतलब कि जो हमारा सौरिक द्रव्यमान है 1.44 से लेकर 3 तक रहेगा, तो ऐसी स्थिति में वो तारे क्या कहलाएंगे, न्यूट्रॉन तारे कहलाएंगे। अब तीसरी अवस्था जिसमें हमारा जो तारा है वो कैसा हो जाए, बड़े आकार का तारा। हमारे सूर्य से क्या हो, बड़े आकार का तारा। तो इसमें सुपर विस्फोट के पश्चात क्या होगा, सुपर विस्फोट के पश्चात 3 सौरिक द्रव्यमान से अधिक अवशेष पर तारा जो होता है वो कृष्ण वीवर या फिर ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाता है। हमारा जो तारा है वो कृष्ण वीवर या फिर ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाता है। और ये जो हमारे एक भारतीय अमेरिकी भौतिकविद थे चंद्रशेखर, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी, उन्होंने 1930 में यह अवधारणा दी थी। 1.44 सौरिक द्रव्यमान को एक निश्चित सीमा बताई थी तारों के विस्फोट के पश्चात, ठीक है। और उन्होंने ही ये बताया था कि किस तरह से हमारा जो तारा है उसके अंदर जब वो 1.44 के अंदर रहता है, सौरिक द्रव्यमान 1.44 के अंदर रहता है उसका, तब उसमें श्वेत वामन बनता है। वहीं जब वो 1.44 से लेके 3 तक जाता है तब उसमें क्या होता है, उसमें होता है न्यूट्रॉन स्टार बनता है। वहीं दूसरी तरफ जब तारा हमारा 3 के ऊपर चला गया, 3 सौरिक द्रव्यमान के ऊपर चला गया, तो अब वो कृष्ण वीवर या फिर ब्लैक होल में बदल गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब आगे क्या बताया गया है, सूर्य के 8 गुना जो तारा होता है, मतलब ये तो क्लियर नहीं है कि कितने बड़े तारे में ये हो सकता है विस्फोट। तो इसलिए उन्होंने ये भी बताया कि सूर्य के 8 गुना आकार के तारे जो होते हैं विस्फोट के बाद 1.44 सौरिक द्रव्यमान के बराबर अवशेष के रूप में बचते हैं। इसके बड़े तारे का अवशेष 1.44 से सदैव कैसा होगा, अधिक होगा। इन्हीं तारों का क्या होता है, ब्लैक होल बनने की संभावना होती है। जो सौरिक द्रव्यमान से ऊपर चले जाते हैं, मतलब 1.44 से जब ये ऊपर चले जाते हैं, ऐसे में क्या होता है, इन तारों के ही ब्लैक होल बनने की संभावना होती है। अब आगे देखते हैं, ब्लैक होल का उच्च गुरुत्वाकर्षण संपूर्ण अवशेष को अपने अंदर खींच लेता है। हम लोग ये चीज़ सुने हुए हैं कि जो ब्लैक होल में कोई वस्तु जाती है तो फिर वो वापस नहीं आती है, तो ऐसा ही कुछ कंसेप्ट है इस ब्लैक होल का। ऐसा ही क्या, मतलब यही कंसेप्ट है ब्लैक होल का। ब्लैक होल से संबंधित जो प्रथम सूचना थी वो भी किसने दी थी, तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी के द्वारा ही ये सूचना हमको दी गई थी या जनता को दी गई थी। अब आगे देखते हैं, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं तारा मंडल। तारा हो तो गया, बन गया तारा, ठीक है, तारे का निर्माण सब हम लोग देख लिए, लेकिन अब वो रहता कहाँ है, उसको भी तो अपनी कोई सोसाइटी चाहिए। तो वो सोसाइटी क्या है, उसका तारा मंडल ही उसकी सोसाइटी है। अब इस सोसाइटी में क्या होता है वो देखते हैं। कई तारों का जो समूह होता है जिसकी कोई विशेष आकृति होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तारा मंडल कहते हैं। हमारा जो तारा मंडल है वो सप्तऋषि तारा मंडल की आकृति कैसी है, भालू की तरह है। सप्तऋषि तारामंडल की आकृति कैसी है, तो भालू की तरह है। और हाँ, इसमें जो सबसे ज़्यादा चमकदार तारे होते हैं
उनको क्या कहते हैं? जैसे जो सबसे ज्यादा चमकदार तारे होते हैं उनको कहते हैं अल्फा। दूसरे नंबर पे जो उससे थोड़े कम चमकदार मतलब मध्यम मात्रा में जो चमकदार तारे होते हैं उन तारों को क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है बीटा। और तीसरे नंबर के जो हमारे चमकदार तारे होते हैं उनको कहते हैं गामा। अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है। यही तीनों कंसेप्ट यहाँ पर बताया गया है कि हमारे जो तारे होते हैं तारामंडल के, उसमें भी कंपटीशन चल रहा है कि कौन ज़्यादा चमकेगा कौन कम चमकेगा, और जो ज़्यादा चमकेगा वो जल्दी जाएगा, जिसकी आकृति बड़ी होती जाएगी वो जल्दी चला जाएगा। तो वही जो तारे हैं यही हमको बताते हैं कि अल्फा कौन है, जो ज़्यादा चमक रहे हैं, जो मध्यम रूप से चमक रहे हैं वो बीटा होते हैं, और वहीं जो सबसे कम मात्रा में चमक रहे हैं, जिनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है, वो क्या है? गामा। ठीक, अब आगे देखते हैं। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल यूनियन के अनुसार हमारे जो तारामंडल है वो एक दो नहीं है, हमारे पास कितने कुल तारामंडल है हमारे यूनिवर्स में? 88 ऐसे ही तारामंडल स्थित हैं, जहां पर सूर्य जैसे ही कोई तारे भी होंगे। ठीक, हो सकता है कोई और भी पृथ्वी हो, कोई और भी इसी तरह से आपको पढ़ा रहा हो, ठीक है। तो ये होता है। अब आगे देखते हैं, किसी और को पढ़ा रहा हो, सॉरी, आपको कैसे पढ़ाएगा। तो नेक्स्ट अब हम लोग क्या देखेंगे? तो पल्सर क्या होता है, कैसे होता है, वो भी देख लेते हैं। घूमता हुआ न्यूट्रॉन तारा होता है पल्सर। देखिए, जब हमारा जो चंद्रशेखर सीमा होती है, हमारा जो तारे होते हैं उनका जब सौरिक द्रव्यमान 1.44 से अधिक होता है या कम होता है, मैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ। तो ऐसे में होता क्या है, जो हमारा तारा होता है वो घूमना बहुत तेजी से शुरू कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, उस तारे का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने कक्ष से बाहर चला जाता है और सिर्फ न्यूट्रॉन ही अंदर बचता है, और इसी तारे को क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन। इसी न्यूट्रॉन तारे को हम लोग कहते हैं पल्सर। इसी न्यूट्रॉन तारे को हम लोग क्या कहते हैं? पल्सर कहते हैं। ठीक, फिर उसके बाद देखते हैं राशियाँ। अब राशियाँ क्या होती हैं? हम लोग जैसे देखते हैं कि हम लोगों की कुल कितनी 12 राशियाँ होती हैं। क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा सा मतलब मुझे ये नई चीज़ मिली तो मैंने इसको भी नोट आउट कर लिया और मैंने कहा कि मैं डिस्कस कर लूँगी। ठीक, तो देखते हैं राशियाँ क्या होती हैं। सूर्य की परिक्रमा करते समय पृथ्वी 12 नक्षत्र समूहों से होकर गुजरती है। हमारे तारामंडल को ही शायद नक्षत्र भी कहते हैं, हाँ ठीक है। तो ऐसा होता है कि हमारा जो सूर्य है वो पृथ्वी की हमारी सूर्य की परिक्रमा करते समय जो हमारी पृथ्वी है वो कुल 12 नक्षत्र समूह से होकर गुजरती है, और उसमें से कुल जो उसको राशियाँ मिलती हैं वो कुल 12 मिलती हैं, जिनको 12 राशि कहते हैं। ठीक, कौन कौन सी होती हैं वो 12 राशियाँ देख लेते हैं। पहली है मेष। मेष का को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एरिस बोलते हैं, और इसका जो सिंबल होता है वो भेड़ होता है। जो हम लोग का ग्रह नक्षत्र ये सब बताया जाता है वो इसी से रिलेटेड होता है। दूसरी है वृष। वृष मतलब बैल। मिथुन का मतलब होता है स्त्री पुरुष। कर्क मतलब केकड़ा। सिंह मतलब शेर। कन्या लड़की, लकड़ी तो नहीं लिखा है, सॉरी लकड़ी लिखा है बट ये लड़की होगा, ओके सॉरी। नेक्स्ट तुला मतलब तराजू। नेक्स्ट होता है क्या? वृश्चिक। वृश्चिक का मतलब बिच्छू। धनु मतलब होता है धनुष। मकर मगर। कुंभ घड़ा, और मीन मछली। इसके अलावा भी मेरे पास कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे क्वासर। क्वासर क्या होता है? एक खगोलीय पिंड होता है क्वासर। ठीक है, क्या होता है? एक खगोलीय पिंड होता है जो अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। क्वासर एक खगोलीय पिंड होता है जो अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। इसके अलावा सप्तऋषि तारामंडल से जो ध्रुव तारे के भी संकेत हमको मिलते हैं, और जो ध्रुव तारा होता है वो हमेशा उत्तर दिशा की ओर चमकता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो हमारा जो ध्रुव तारा है वो उत्तर दिशा की ओर चमकता रहता है। अब आगे देखते हैं। आर्यन नेबुला आकाशगंगा का सबसे शीतल और चमकीले तारे का समूह है। ऑरियन नेबुला क्या है? नेबुला मतलब निहारिका। ठीक है, तो ऑरियन नेबुला जो होता है वो हमारी आकाशगंगा का सबसे शीतल और चमकीले तारे का समूह होता है। इसके अलावा प्रॉक्सिमा सेंचुरी सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा। सूर्य एक तारा है जो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है, और सूर्य के बाद जो सबसे पृथ्वी का निकटतम तारा है वो कौन सा है? तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक, फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। तो
एक अंतरिक्ष यान में बैठा हुआ व्यक्ति जो होता है उसको जो हमारा जो आकाश दिखाई देता है वो किस कलर का दिखाई देता है दोस्तों? तो ब्लैक कलर का। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं पाया जाता, हमारे आकाश में वायुमंडल नहीं पाया जाता, जिसके कारण हमारा जो आकाश होता है वो हमको कैसा दिखाई पड़ता है? तो ब्लैक दिखाई पड़ता है। किसको? अंतरिक्ष यात्रियों को। पृथ्वी के समीप का जो नीला तारा होता है उसको क्या कहते हैं? रीजल बोलते हैं। पृथ्वी के समीप का नीला तारा क्या कहलाता है? रीजल कहलाता है। और भी ऐसे ही मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आप लोगों को और अगर कोई कमी लगती है तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, हमारा सौरमंडल। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, लगे रहिए और तैयारी करते रहिए। इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए क्लासेस लेकर आती रहूँगी और हम लोग मिलकर अपनी तैयारी को अच्छी